हेलो फ्रेंड्स। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि हमारे लेक्चर फिफ्थ को आपने देखा होगा। उस लेक्चर में मैंने बात की थी लैरिक्स और ब्रोंकाई के बारे में बात की थी। इससे पहले भी जो फर्स्ट सेकंड और थर्ड और फोर्थ लेक्चर थे वो भी हमारे यूट्यूब चैनल पर अपलोड हो चुके हैं। जो भी स्टूडेंट चाहते हैं कि नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो, क्लास 11th में हो या जो भी स्टूडेंट क्लास 10th में भी हो और फिर वो आगे जाकर के वो 11th में सोचता है कि मैं बायो लेता हूँ, तो हमारे ये जो लेक्चर सीरीज चल रही है ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप अपने दोस्तों को भी शेयर करें, पहले आप खुद देखें, यदि आपको अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों को ही शेयर करें और दोस्तों को शेयर करने के साथ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है। इससे पहले मैंने डाइसन की भी बात की थी। डाइसन की लेक्चर भी अपलोड है हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम इस जो टॉपिक आज का हमारा है वो मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग में हम रेस्पिरेशन के बारे में देख रहे हैं। ठीक है। इसमें कुछ हम एनसीईआरटी के लाइन देखेंगे, साथ में हम एनसीईआरटी के लाइन को भी लेकर चलते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि हम इसमें पीवाईक्यू सीरीज भी लेकर चलते हैं। लगभग समथिंग 20 साल के हम पीवाईक्यूज को लेकर के साथ में चलते हैं। ठीक है। और ये जो कंटेंट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंटेंट है। मैं बहुत मेहनत से कंटेंट तैयार करता हूँ। आई होप कि आप अपने दोस्तों को भी इस चीज को शेयर करें। और आप यदि चाहते हो कि मैं जो है फ्यूचर नीट की प्रिपरेशन करना चाहता हूं या आप प्रेजेंट में कर रहे हो, तो ये आपके लिए जो नोट्स भी इससे आप तैयार कर सकते हो। आप चाहते हो तो पीपीटी को, ठीक है, इस पीपीटी को भी आप जो है सेव करके रख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है। तो इस तरह से आप अपना कंटेंट को सेव करके रख सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंटेंट है। ठीक है। विद एनसीईआरटी, पीवाईक्यूज और थ्योरी बेस्ड है। ठीक है। तो आइए हम देखते हैं कि मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग में इंस्पायरेशन में क्या प्रोसेस होता है। कुछ हम पहले एनसीईआरटी के लाइन देख लेते हैं कि एनसीईआरटी के लाइन में क्या लिखा है। ठीक है। तो देखिए, ठीक, जैसा कि मैंने बताया कि हमारा आज का जो टॉपिक है वो मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग है। और ब्रीथिंग में भी हम देख रहे हैं इंस्पायरेशन और एस्पायरेशन का। इंस्पायरेशन का मतलब होता है कि हम सांस को जब लेते हैं, जब ऑक्सीजन को लेते हैं, ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं, यानी इंस्पायरेशन करते हैं। ठीक है। इनहेल या इंस्पायरेशन बोलते हैं। जब भी हम उसको CO2 के फॉर्म में बाहर निकालते हैं उस प्रोसेस को एक्सपायरेशन बोलते हैं। पहले हम इंस्पायरेशन में देखेंगे क्या क्या होता है। ठीक है। और उसके बाद फिर हम एक्सपायरेशन के नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। ठीक है। देखिए, देखिए आप, हम इसमें देख रहे हैं कि ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में एनसीईआरटी की बुक में क्या लाइन लिखी है। ठीक है। देखिए एनसीईआरटी की बुक में क्या लाइन यहाँ से लिखी गई है तो आप उसको देखिए। ठीक है। तो देखो इसमें एनसीईआरटी में ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का जो 14.1.1 वाला जो पॉइंट है उसमें आप देख सकते हो, उसमें ये लिखा है कि, ठीक है, देखो इसमें ये लिखा है कि वी हैव ए पेयर ऑफ एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स। यानी एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स क्या है? बाहर के जो नॉस्ट्रल्स होते हैं, जो नोज पे जो, ठीक है, नोज की जो ओपनिंग होती है, ठीक है, ओपनिंग आउट अबाउट द अपर लिप्स। कहां पे? ये लिप्स के ऊपर, यानी अपर लिप्स के ऊपर ये जो नोस्ट्रल होते हैं, ये नोज के ये पेयर, इसकी बात कर रहे हैं आप। इट लीड टू नेजल चैम्बर थ्रू द नेजल पैसेज। इसके हम पहले भी लेक्चर में बात कर चुके हैं, सिर्फ यहाँ पे ये बता रहा हूं आपको कि एनसीईआरटी की बुक में इसके बारे में क्या लिखा है। ठीक है। द नेजल चैम्बर ओपन इनटू द फेरेंक्स, ए पोर्शन ऑफ दिस कॉमन पैसेज फॉर फूड। फेरेंक्स का एक कॉमन पैसेज होता है, फूड और एयर के लिए होता है। ठीक है। फूड और एयर के लिए कॉमन पैसेज होता है। फेरेंक्स जो होता है वो ओपन होता है थ्रू द larynx region into the trachea। larynx इस कार्टिलेजिनस बॉक्स होता है। ठीक है। ये हेल्प करता है साउंड प्रोडक्शन में, हेंस, ठीक है, कॉल द साउंड बॉक्स भी इसको बोलते हैं। जैसा लिखा है, सोलों के लिए ग्लोटिस कैन बी कवर्ड बाय थिन इलास्टिक कार्टिलेजिनस फ्लैप कॉल्ड एपिग्लोटिस के बारे में बताया था अभी। ठीक है। ये प्रिवेंट द एंट्री ऑफ फूड इनटू द larynx। एपिग्लोटिस का काम क्या होता है कि जो फूड की एंट्री होती है उस टाइम क्या है, ये उसको लैरिंक्स को बंद कर लेता है कि उसको फूड इसमें ना जा सके। ठीक है। ट्रेकिया इज स्ट्रैकिंग ट्यूब
extending up to the mid thoracic cavity, which divided at the level of fifth thoracic vertebra into right and left primary bronchi. Each bronchi undergoes represent division of form secondary, tertiary and bronchioles ending up very टर्माइनल ब्रोंक्वाल्स। उसके बाद क्या है, एल्वियोलाई वाला पढ़ा था कल, इसके बारे में हमने कल बात की है। ट्रेकियाई, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्टरी ब्रोंकाई एंड इनिशियली ब्रोंकाइल्स आर सपोर्टेड बाय इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनियस लिम्स। ठीक है, किसका? इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग्स जो होती हैं प्रेजेंट इस पर होती हैं। ठीक है, देखिए अब देखिए क्या लिखा है इसमें एनसीईआरटी की लाइन का। देखिए, इस टर्मिनल ब्रोंकाइल गिव्स राइज टू ए नंबर ऑफ वेरी थिन irregular ball and vascularized bag is structure are called alveoli. The bronchine network of bronchi, bronchioles, alveoli है ना, कंप्रोमाइज कहाँ पे करती है? लंग्स। ये आप डायग्राम इसमें जो दिया है एनसीईआरटी बुक में फिगर 14.1 में ये दिया है। We have two lungs, हाँ, which are covered by double layer membrane होती है प्लूरल मेम्ब्रेन से, इसमें प्लूरल फ्लूइड भरा रहता है बिटवीन देम। ठीक है, it reduce friction on the lung surface। ठीक है, the outer pleural membrane is close contact with the thoracic lining, where is the inner pleural membrane contact with the lung surface। the part of starting with the external nostrils up to the terminal bronchi। ये इसलिए बता रहा हूं आपको थोड़ा, क्योंकि आप शायद एनसीईआरटी को फोकस ना भी कर रहे हो, तो मैं यहाँ पे एनसीईआरटी को भी साथ में कवर कराता हूँ। ठीक है, इसके बारे में हम पहले बात कर चुके हैं, इसलिए मैं इसको जल्दी जल्दी से थोड़ा बता रहा हूँ इसमें क्या क्या लिखा है। ठीक है, और यदि आप यहाँ से नोट्स को तैयार कर रहे हो तो उसके साथ में आप एनसीईआरटी को भी पढ़ते रहे, क्योंकि एनसीईआरटी से भी डायरेक्टली क्वेश्चन वहां पे उठा करके पूछे जाते हैं, वहां से डायग्राम ले सकते हैं, वहां से लाइन टू लाइन क्वेश्चन बना सकते हैं। जो एग्जामिनर होते हैं वो लाइन टू लाइन क्वेश्चन बना देते हैं वहां से। ठीक है ना, द कंडक्टिंग पार्ट वेयर alveoli and the duct from the respiratory extends part of respiratory system, the conducting part of transport the atmospheric air, the alveoli clear from foreign particles के लिए जो डस्ट सेल थी है ना, humidities also bring the air to the body temperature, extends part the site of actual diffusion of O2 and CO2 between किसके बीच में? ब्लड एंड एटमॉस्फेयर एयर। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आए भी हैं, मैं अभी आगे बताऊंगा आपको कि यहाँ से क्वेश्चंस पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में, अभी कुछ ज्यादा नहीं है, 3-4 साल पहले यहाँ से क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, ठीक है, देखिए इसमें क्या है, तो देखो लंग्स आर सिचुएटेड इन द थोरेसिक चैम्बर ना, विच ऑटोमेटिकली या टाइट चैम्बर। The thoracic chamber is formed dorsally by the vertical column, है ना, ventrally by the sternum, है ना, laterally by the ribs and on the lower side by the dome shape diaphragm, है ना। The anatomically setup of lungs in, ठीक है, thoracic in such that change in the volume of the thoracic cavity will be reflected in the lungs pulmonary cavity, है ना। ये एसेंशियली होता है ब्रीथिंग के लिए, है ना। वी कैन नॉट डायरेक्टली अल्टर द पल्मोनरी वॉल्यूम। ठीक है, ये पल्मोनरी वॉल्यूम क्या होता है इसके बारे में हम देखेंगे। ठीक है, देखिए रेस्पिरेशन इन्वॉल्व होता है, कुछ स्टेप्स होते हैं ब्रीथिंग में और पल्मोनरी वेंटिलेशन में होता है। ठीक है, डिफ्यूजन ऑफ गैसेस का होता है अक्रॉस में एल्वुलर मेम्ब्रेन की हेल्प से, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस का बाई ब्लड की हेल्प से होता है, डिफ्यूजन ऑफ O2 और CO2 का जो होता है वो कहाँ पे होता है? ब्लड एंड टिश्यू में। ठीक है, और इस तरह से यूटिलाइजेशन देखिए O2 का बाय द सेल में एक कैटाबोलिक रिएक्शन से, ठीक है, रिजल्टिंग दिस ऑफ CO2 रेस्पिरेशन इन डिफॉल्ट द, ये चैप्टर उसमें बताया था। ठीक है, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसका। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं इसका। ठीक है,
देखिए देखिए अब हम जो आज बात कर रहे हैं मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग की, यानी ठीक है, यानी मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग, या इसको वेंटिलाइजेशन भी बोला जाता है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, वेंटिलाइजेशन भी बोला जाता है। ठीक है, जिसमें हम इंस्पायरेशन की बात करेंगे। तो देखिए अब एनसीईआरटी की बुक में क्या लाइन लिखी है पहले वो देख लेते हैं। ठीक है, देखिए हाँ, पहले देखिए ये डायग्राम जो दिख रहा है ये एनसीईआरटी के बुक का ही डायग्राम है। ठीक है, देखो यहां पर इसमें क्या दिया है, देखो ये जो है यहाँ पे ये एपिग्लोटिस थी, यहां पर ये क्या है, ये एपिग्लोटिस। ठीक है, ये क्या है, ये लैरिंक्स, ये जो है यहाँ पर ये ट्रेकिया होता है। ठीक है, अब जैसे ट्रेकिया से ये आते हैं यहाँ पर, कल मैंने आपको बताया था कि ये इस तरह से जब ये प्राइमरी ब्रोंकाई में ये डिवाइड होता है तो यहाँ पर ये लास्ट वाली जो रिंग थी, कार्टिलेज रिंग, यहाँ पर इस पार्ट को क्या बोला था। ठीक है, आपको यदि आपने लेक्चर देखा होगा तो आप इसको कमेंट बॉक्स में कर सकते हो कमेंट। ठीक है, मैंने यहाँ पे बताया लास्ट वाली रिंग होती है जो ओपन होती है, तो वहां पे बीच में एक सेप्टम की तरह काम करता है, उस सेप्टम की तरफ जो काम करता है उसको क्या बोलते हैं। ठीक है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक, ये देखिए यहाँ पे ब्रोंकस होते हैं, कट एंड ऑफ रिब्स, ये क्या है, कट करके देखा है, एंड रिब्स का लास्ट वाला पार्ट जो है इसके बताइए, ये लंग्स होते हैं दोनों। ठीक है, ये वाला देखिए ये कौन सा है, किस साइड का होता है, ये वाला लंग्स है। ठीक, ये दो लंग्स होते हैं, बीच में अल्वेओलाई प्रेजेंट होते हैं, इसकी बात हम कल कर चुके हैं। ठीक है, सिर्फ ये देखना है आपको, क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछा भी गया है और आने वाले समय में यहाँ से प्रश्न पूछा भी जाएगा, क्योंकि नीट में क्या होता है वो डायरेक्टली डायग्राम दे देता है। यदि वो डायरेक्टली डायग्राम देता है आपको और ये पूछ लेगा वो कि आप ये बताइए, ठीक है, तो ये पूछ सकता है, देखो क्या, ठीक है देखो, ठीक है, वो ये पूछ सकता है, मान लो ये यहाँ पर ए दे देता है ऑप्शन में, यहाँ पर दे देगा बी, और इस तरह से ये सी, ठीक है, और यहाँ पे दे देगा डी, इसको ये हटा देगा वो, फिर आपसे पूछेगा आप बताइए। ठीक है, कुछ ऑप्शन दे दे, इस तरह से दे देगा ऑप्शन कि आप बताइए ए नंबर पे क्या था, बी नंबर पे क्या है, सी पर क्या है और डी पर क्या है। इस तरह से वो पूछ सकता है, या फिर वो पेयर बना सकता है, पेयर बना करके पूछ सकता है। ठीक है, तो इस तरह से प्रश्न डायरेक्ट डायग्राम से पूछे जाते हैं और मोस्टली पूछे भी गए हैं, आगे मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, तो आपको मेनली डायग्राम के साथ साथ, डायग्राम तो देखना ही है, थ्योरी भी देखना है और डायग्राम भी देखना है। ठीक है, ये ठीक है, तो इसमें क्या है, ब्रीथिंग इन्वॉल्व टू स्टेज में होती है। ठीक है, ब्रीथिंग का टू स्टेज में होती है, किसमें, पहले जो होती है वो इंस्पायरेशन। ठीक है, फर्स्ट क्या है, देखो ये इंस्पायरेशन है ना, इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन होता है। इंस्पायरेशन ड्यूरिंग विच एटमोस्फेयर, कहां पे, कोई एटमोस्फेयर ईयर के बीच में होती है। ठीक है, इज ड्रॉ इन एंड एक्सपायरेशन, ये क्या था, यहाँ पे इंस्पायरेशन की बात की थी, एक्सपायरेशन बाय विच इज, कहां पे, एल्वुलर ईयर इज रिलीज आउट, यहां से क्या होता है, जो एल्वुलर ईयर होती है रिलीज होती है बाहर की साइड, जिसमें एक्सपायरेशन प्रोसेस होता है। इंस्पायरेशन में क्या होता है, ड्यूरिंग विच एटमोस्फेरिक ईयर इज ड्रॉ, है ना, इन, ये अंदर की साइड ईयर आती है। द मूवमेंट ऑफ ईयर इनटू एंड आउट ऑफ द लंग्स इज कैरीड, है ना, कैरीड आउट बाय क्रिएटिंग ए प्रेशर, किसके, प्रेशर के वजह से होती है, ग्रेडियंट बिटवीन द लंग्स। देखिए जैसे ग्रेडियंट के बारे में, डिफ्यूजन जो होता है, डिफ्यूजन में क्या होता है कि डिफ्यूजन जो होता है, एक तो ये पैसिव प्रोसेस में भी कह सकते हैं इसको, लेकिन पैसिव नहीं बोलेंगे इसको, लेकिन क्या होता है, डिफ्यूजन जो होता है उसमें एटीपी की जरूरत नहीं पड़ती है हमें। ठीक है, तो डिफ्यूजन में एक्चुअली क्या होता है, इस तरह से मान लो ये नीचे क्या है, ये जो है ब्लड वेसल्स बनी हुई है, ये है ना, ये क्या है, ब्लड वेसल्स, ये ब्लड वेसल्स है। ठीक है, और मान लो ये टिश्यू बने हुए हैं ना, यहां तक ऑक्सीजन जाना है, अब यहाँ पे इस पर क्या है, ऑक्सीजन है। ठीक है,
अब इसमें देखो ये ऑक्सीजन है यहाँ पे, तो ये ऑक्सीजन कहाँ पे जानी है, टिश्यू तक जाएगी। अभी टिश्यू तक जाएगी तो ये किसकी हेल्प से जाएगा, ये यहाँ तक जाएगा। तो ये जो है यहाँ पर इस तरह से ये, तो यहाँ पे डिफ्यूजन होगा, ये किसकी हेल्प से जाता है, डिफ्यूजन, जैसा कल बताया था, है ना, ये डिफ्यूजन की हेल्प से ही होगा। ठीक है, और जब भी डिफ्यूजन होता है तो जैसे बताया था आपको, ये कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट पे बेस्ड होता है। ठीक है, यदि मान लो ऊपर वजन ज्यादा रखा हुआ है, नीचे कम है, तो ऊपर से नीचे की साइड आ जाएगा, यानी हायर, है ना, ये हाई है तो ये हाई से क्या होगा, लो साइड के लिए आता है ये। ठीक है, इस तरह से यदि मान लो लो से हाई में जाता है तो उसमें क्या होता है, फिर एनर्जी की जरूरत पड़ती है, लेकिन इस कंडीशन में डायरेक्ट में नहीं पड़ती है, ये डिफ्यूजन होता है ये। ठीक है, तो क्या है, केटिंग प्रेशर, यानी कि क्या है, प्रेशर यानी ग्रेडियंट। ठीक है, बिटवीन किसमें, लंग्स के बीच में और एटमोस्फेयर के बीच में ये। ठीक, कहां पे ग्रेडियंट होगा, लंग्स के बीच में और एटमोस्फेयर के बीच में। इंस्पायरेशन कैन अकर इफ द प्रेशर, इंस्पायरेशन कैन अकर इफ प्रेशर विद इन द लंग्स में प्रेशर होता कौन सा, एक इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर। कौन सा प्रेशर लग रहा है यहाँ पे देखो, ये वाला कौन सा प्रेशर लग रहा है, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर इज लेस, क्या लिखा है, कम होगा। यदि मान लो इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर यानी लंग्स का जो प्रेशर है वो कम होता है देन एटमॉस्फेरिक पेयर के बारे, यानी ये लंग्स है, बाहर क्या है, जैसे मान लो बाहर की साइड ये क्या है, एटमॉस्फेयर। ठीक है, ये बाहर क्या मान लो ये एटमॉस्फेयर है। ठीक है, और ये है आपके लंग्स। ठीक है, तो देखो क्या होगा इसमें, क्या देखो, लंग्स का प्रेशर, ये इसका प्रेशर क्या है, यहाँ पे प्रेशर मान लो ये लो है। ठीक है, यहाँ पे प्रेशर क्या है, लो है, ये क्या था 12 एटमॉस्फेयर, ये क्या है, एटमॉस्फेयर। ठीक है, यहाँ प्रेशर क्या है, लो, लो प्रेशर। ठीक है, लो प्रेशर है, क्या लिखा है इसमें कि इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर इज लेस देन, इससे एटमॉस्फेरिक पेयर से ये इसका प्रेशर कम है। इट देयर इज ए नेगेटिव प्रेशर, क्या है ये, नेगेटिव प्रेशर। ठीक है, इन द लंग्स, कहां पे, लंग्स में क्या है, नेगेटिव प्रेशर है, विच रिस्पेक्ट टू एटमॉस्फेयर प्रेशर, एटमॉस्फेयर के ये। ठीक है, सिमिलरली इसी तरह से एक्सपायरेशन जो होता है, तो एक्सपायरेशन कब होगा, एक्सपायरेशन जब होगा इसके अपोजिट होगा, मतलब क्या है कि जो इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर होता है वो हाई होता है। अब इसके अपोजिट में क्या होगा, जो इसके अंदर का प्रेशर जो होगा ये प्रेशर हाई हो जाएगा, और बाहर का प्रेशर जो होगा ये लो हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अभी क्या था, हाई प्रेशर था। ठीक है, जब ये बाहर हाई प्रेशर होगा, अंदर की साइड लो प्रेशर होता है, तो इस कंडीशन में जो होती है वो इंस्पायरेशन होता है। इस कंडीशन में क्या होता है, इंस्पायरेशन होता है। ठीक है, क्योंकि बाहर का प्रेशर ज्यादा है, अंदर का प्रेशर कम है, तो जैसा अभी बताया कैसा ग्रेडियंट कैसा होता है, हाई टू लो की तरफ होता है, ऊपर वजन ज्यादा है नीचे कम है। ठीक है, तो ये किस तरह से ये इंस्पायरेशन हो जाएगा। ठीक है, ऐसा लेगा, यानी मान लो एटमॉस्फेयर जो होता है, एटमॉस्फेयर में क्या है, लेवल यहाँ पे ज्यादा है। अब लंग्स का देखिए लो प्रेशर है, वहां पे प्रेशर लो होता है और ऊपर हाई है, तो इस तरह से ऊपर लो रखा है नीचे वजन का, तो इस तरह से क्या है, नीचे की साइड ही आ जाएगा। ठीक है, जैसे ही जब एक्सपायरेशन होता है, तो एक्सपायरेशन कंडीशन में क्या होता है कि एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर होता है वो कम हो जाता है, और जो लंग्स का प्रेशर होता है यानी इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर जो होगा वो हाई होता है। ठीक है, तो इस कंडीशन में जब हाई प्रेशर है वहां पे, तो ये CO2 को फिर बाहर की साइड ले जाएगा। ठीक है, क्योंकि लेवल बढ़ जाता है वहां पे CO2 के, इस वजह से क्या प्रेशर बढ़ रहा है, वहां पे प्रेशर बढ़ने से क्या होता है, वो बाहर की साइड एक्सपायरेशन करेगा। ठीक है, समझ में आया आपको। ठीक है ना, तो देखिए, है ना, ये भी एनसीईआरटी की ही लाइन है, जो आज का अपना टॉपिक है मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग का, ही उसी में चल रहा है। ठीक है, देखो अब देखो इसमें क्या है कि इसमें क्या है, डायफ्राम जो होते हैं वो हेल्प करते हैं। ठीक है, देखो डायफ्राम जो होता है, डायफ्राम जो है क्या, ये एक स्पेशलाइज सेट ऑफ होता है मसल्स का, यानी एक्सटर्नल और इंटरनल इंटरकोस्टल जो मसल्स होती हैं उसका, बिटवीन किसके बीच में, रिब्स के बीच में होता है। यानी जो इंटरकोस्टल मसल्स कहां पर प्रेजेंट होती हैं, ये आप यहाँ पे देख सकते हो,
ये जो इंटरकोस्टल मसल्स होती हैं, जैसे आपने देखा होगा, ठीक है, आपने देखा होगा, मान लो इस तरह से ये रिब्स जो होती हैं यहाँ पे, इस तरह से ये रिब्स, ये क्या है, रिब्स, ठीक है, ये क्या होती हैं, रिब्स होती है, इनको बोलते हैं रिब्स, ठीक है। अब देखिए रिब्स के बीच में, देखिए रिब्स के बीच में यहाँ पे इस तरह से ये है ना, ये क्या है, इंटरकोस्टल मसल्स, ICM, ठीक है, ये, ठीक है। तो ये क्या था, मतलब यहाँ पे ये प्रेजेंट क्या था, ये लंग्स, ठीक, इस तरह से ये मसल्स थे, है ना, मान लो ये लंग्स थे, ठीक है, इस तरह से, है ना, ये ऊपर क्या है, ट्रेकिया आया यहाँ से और इस तरह से ये उसमें ओपन हुआ, ठीक है, इस तरह से, ठीक है, ये क्या है, इंटरकोस्टल मसल्स थी, ठीक है। ये देखिए, इंस्पायरेशन इज इनिशिएटेड बाय द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम विच इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक चैम्बर। कि जो डायफ्राम का कॉन्ट्रैक्शन होता है, क्या होता है, डायफ्राम के अंदर जब कॉन्ट्रैक्शन होता है तो इस कंडीशन में क्या होता है कि थोरेसिक चैम्बर का जो, थोरेसिक चैम्बर क्या है, वहां का जो वॉल्यूम था वो बढ़ जाता है, ठीक है, इन द एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस पर। द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स लिफ्ट अप टू द लिप्स एंड द, है ना, sternum causing increasing in the volume of the thoracic chamber in the dorsoventral axis, ठीक है। डोर्सोवेंट्रल एक्सिस क्या होगा कि ना, इस तरह से मान लो ये है, ठीक है, एक साइड जो होता है डोर्सल वाला पार्ट होता है, एक इस तरह से वेंट्रल पार्ट, इस तरह से बोलते हैं, ठीक है, ये है ना। द ओवरऑल इंक्रीज इन द thoracic volume cause a similar increase in the pulmonary volume, and increase in pulmonary volume decreased by the intrapulmonary pressure to less than atmospheric pressure, जैसा कि अभी मैंने बताया, which force the air from outside to move into the lungs, ठीक है। इंस्पायरेशन, ये फिगर देख रहे हैं अभी इसको, है ना, ये है ना 14.2a, रिलैक्सेशन ऑफ द डायफ्राम, ठीक, एंड द इंटरकोस्टल मसल्स रिटर्न द डायफ्राम एंड sternum to their normal position and reduce the thoracic volume and thereby pulmonary volume, ठीक है। देखिए इसमें डायफ्राम के बारे में देखिए, डायफ्राम ये क्या है, यहाँ पे देखो, देखो यहाँ पे ये आप देख रहे हो कि डायफ्राम का क्या है, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, ठीक है। ये क्या, रिब केज बने हुए हैं ना, रिब्स का, रिब्स एंड स्टर्नम राइज, देखिए यहाँ पे ये क्या है, ये राइज कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे क्या है, दोनों ये देखो कि रिब्स और जो स्टर्नम होते हैं ये यहाँ पे राइज कर रहे हैं, ये क्यों, ये कौन सी कंडीशन में हो रहा है, ये जो कंडीशन हो रही है, ये कह सकते हैं ये इंस्पायरेशन होता है, ये कौन सी कंडीशन में हो रहा है, ये इंस्पायरेशन कंडीशन में हो रहा है, ठीक है। देखो एयर जो है यहाँ पे एंटर कर रही है लंग्स में, ठीक है, जब लंग्स में एयर एंटर करे तो लिप्स और स्टर्नम यहाँ पर राइज यानी बढ़ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, इस तरह से डायफ्राम क्या है, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है। जैसा कि मैंने बताया था, नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है, ये कॉन्टैक्ट टाइम पे डायफ्राम नीचे की साइड में, ये जो डायफ्राम होते हैं नीचे की साइड में कितना खिसक सकते हैं, मैंने बताया था, ठीक है, कितना होता है, 2 सेंटीमीटर तक ये नॉर्मल कंडीशन में नीचे की साइड आ सकते हैं। नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है, ये 2 सेंटीमीटर तक नीचे की साइड आ सकते हैं ये, ठीक है। यदि इसको फोर्स देते हैं, लेकिन फोर्स के टाइम पे बताया था कि फोर्स कंडीशन में क्या होता है, ये 10 सेंटीमीटर तक भी नीचे आ सकते हैं इन केस फीमेल। लेकिन इन केस क्या बताया था कि जो फीमेल में प्रेगनेंसी के टाइम पे ये 0% तक रहता है, ये जो है नॉर्मल कंडीशन में भी और इस फोर्स में भी, मान लो ये नॉर्मल कंडीशन में ही रहते हैं, वहां पे 0% तक आती है, मतलब इनका काम नहीं, स्टेबल ही रहते हैं ये। सपोज दैट अगर ऐसा होता है, लेकिन नॉर्मल कंडीशन में यदि देखा जाए विदाउट प्रेगनेंसी या उसमें, तो ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, डायफ्राम का ही कांटेक्ट होना, इसके क्या क्या रोल होती है, इसके बारे में प्रीवियस लेक्चर में हमने बताया है आप, ठीक है, ये, ठीक है। तो आप देखिए, है ना, देखिए आप फिर
ये वाला देखिए मैकेनिक्स क्या है, कुछ एक्सपायरेशन के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। यहाँ पे एनसीईआरटी में क्या लिखा है, तो एक्सपायरेशन कंडीशन में देखो यहाँ पे क्या है कि रिब्स और स्टर्नम जो थे वो रिटर्न टू ओरिजिनल पोजीशन, मतलब जो इसकी ओरिजिनल पोजीशन थी उसमें रिटर्न आ चुकी है। ठीक है, अब यहाँ पे जो रिटर्न कंडीशन में आते हैं एक्सपायरेशन, ऐसा बोल सकते हैं कि एक्सपायरेशन के टाइम पे, मतलब ये है कि एक्सपायरेशन जब हो रहा है, एक्सपायरेशन के अभी देखेंगे आगे कि एक्सपायरेशन टाइम पे क्या होता है, डायफ्राम जो होता है, डायफ्रागम जो होता है वो रिलैक्स होता है, वो रिलैक्स कंडीशन में होता है। ठीक है, और जो रिप्स और स्टर्नम, जो इस तरह से समझ सकते हैं, रिप्स और स्टर्नम ओरिजिनल पोजीशन में आ जाते हैं, ये आपको देखना है। ये पूछ भी लेते हैं क्वेश्चन में, ये पूछा भी है। और ठीक है, ये देख लिया अभी, है ना। देखिए देखो यहाँ पे वॉल्यूम और थोरेक्स का जो था वो, ये वॉल्यूम जो था इसका वो कम हो गया है। ठीक है, देखिए द लीड टू द इंक्रीज इन इंट्रापल्मोनरी प्रेशर बाय स्लाइटली अबव द एटमॉस्फेयर। ठीक है, प्रेशर कॉजिंग द एक्सपल्शन ऑफ एयर फ्रॉम द लंग्स। ठीक है, जैसा बताया एक्सपायरेशन के लिए, देखो फिगर ये देख ही लिया है ना, वी हैव द एबिलिटी टू इंक्रीज द strength of the inspiration and expiration with the help of addition muscle in the abdomen. On average देखें हेल्थी ह्यूमन जो होता है उसमें ब्रीथिंग जो होती है वो 12 से 16 टाइम पर मिनट होता है। ये वॉल्यूम ऑफ एयर की बात की जाए ब्रीथिंग मूवमेंट में, तो ये एस्टिमेट होता है बाय यूजिंग किससे, स्पायरोमीटर से। यदि मान लो इसको पता करना है, ठीक है, क्लिनिकली असाइनमेंट के हिसाब से पता करना होता है, रेस्पायरेशन के लिए किससे पता करते हैं, रेस्पायरेशन को किससे नापते हैं, ये लिखा है रेस्पायरेशन जो होता है, रेस्पायरेशन का पता करना होता है कितनी क्या रेस्पायरेशन रेट चल रही है, तो उसके लिए स्पायरोमीटर का यूज किया जाता है। स्पायरोमीटर से इसको पता कर सकते हैं, ये आप नोट करके लिख लेना। यदि कुछ बच्चे कंपटीशन की तैयारी भी कर रहे हैं तो उसमें ये पूछा जाता है। ठीक है, देखो अब देखिए यहाँ पे कि मैकेनिक्स ऑफ ब्रीथिंग को जैसा बताया था, ब्रीथिंग को वेंटिलेशन भी बोला जाता है। ये प्रोसेस जो है रेस्पायरेशन की, ये कुछ स्टेप्स में फॉलो होती है। इसके क्या क्या स्टेप है देखो, पहले तो ये समझते हैं कि जो पल्मोनरी वेंटिलेशन होता है ब्रीथिंग का वो दो टाइप से होता है, जैसा कि मैं बता चुका हूं। ठीक है, इनहेलेशन प्रोसेस होती है ना, क्या बता चुके हैं हम, ये जो है एक इनहेलेशन प्रोसेस होती है जिसको हमें इंस्पायरेशन भी बोला जाता है। दूसरी एक्सपायरेशन प्रोसेस जिसको एक्सलेशन बोलते हैं। ठीक है, अब देखो, ठीक, अब देखिए यहाँ पे कि जो पल्मोनरी वेंटिलेशन या ब्रीथिंग होती है ये इन्वॉल्व होती है इसमें, ये इन्वॉल्व किसमें, एक्सचेंज होता है गैसेस में, इन्वॉल्व होती है किसमें, कि गैसेस के एक्सचेंज में। गैसेस का एक्सचेंज मतलब ऑक्सीजन और CO2 का, है ना, O2 का और CO2 का एक्सचेंज। ठीक है, ये इस तरह से, मतलब ये बाहर ये अंदर, आउट और ये इन। ठीक है, इस तरह से, है ना, बिटवीन किसके बीच में बताया था, एटमॉस्फेयर एंड एल्वुलाई बाय द प्रोसेस ऑफ इंस्पायरेशन। जैसा अभी बताया था आपको कि ग्रेडियंट के बेसिस पे ये डिफ्यूजन होता है कि यदि प्रेशर मान लो लंग्स का प्रेशर कम होता है और बाहर का जो एटमॉस्फेयर पर, जो बाहर का वायुमंडल होता है, जो एटमॉस्फेयर होता है वहां का प्रेशर यदि ज्यादा है तो इस कंडीशन में क्या होता है, तो ये जो डिफ्यूजन होता है वो हाई टू लो कंडीशन में होता है। ठीक है, बट लो टू हाई कंडीशन में नहीं होता, ये एक्टिव में होता है। ठीक है, एक्टिव प्रोसेस पढ़ते हैं उसमें होता है, उस टाइम एटीपी की यूज होती है। कहाँ पे होता है, ये पंप में होता है, पंप की हेल्प से करते हैं इसको, ये आगे देखेंगे उसमें। ठीक है, तो ये क्या है, इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन क्या होता है, प्रेशर के बेसिस पे होता है, ग्रेडियंट के बेस पे होता है। ठीक है, एंड एक्सपायरेशन। ठीक है, देखें, है ना, देखो हाँ, ठीक है, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा शायद इसका। ठीक, देखिए, है ना, अब देखिए इसमें क्या बात कर रहे हैं हम कि एक्सटर्नल रेस्पिरेशन की बात कर रहे हैं, सॉरी
एक्सटर्नल रेस्पिरेशन या पल्मोनरी रेस्पिरेशन, ठीक है, और एक इंटरनल रेस्पिरेशन, ठीक है। देखिए एक्सटर्नल रेस्पिरेशन क्या होगा, इसमें गैसियस एक्सचेंज होता है बिटवीन एल्वुलाई और एल्वुलर कैपिलरीज यानी कैपिलरीज के बीच में थ्रू द रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन। कैसे, देखो यहां पे ये ठीक है, देखिए यहां पर ये क्या है, ये कैपिलरीज, ये क्या है कैपिलरी है ना, और यहां पर ये क्या है इस तरह से ये है ना, यहाँ पे ईयर आती है, ये क्या है एल्वुलाई, एल्वियोलस सिंगल को है ना। तो इस तरह से क्या होता है यहाँ पे एक्सचेंज होता है, ठीक है। इस तरह से क्या होता है O2 और CO2 इस तरह से क्या होता है, ये आता है यहाँ पे, ठीक है, ये टिश्यू तक फिर यहाँ से इस तरह से ये यहाँ पे डिफ्यूजन होता है, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है डिफ्यूजन, यहाँ पर होता है डिफ्यूजन की हेल्प से ये ठीक है। रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन होती है यहाँ पे, क्या ये मेम्ब्रेन होती है रेस्पिरेशन की, ठीक है। इंटरनल रेस्पिरेशन में क्या होता है कि यहाँ पे गैसियस एक्सचेंज होता है बिटवीन ब्लड कैपिलरीज ऑफ सिस्टमैटिक सर्कुलेशन एंड टिश्यू सेल। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं इंटरनल रेस्पिरेशन की, ठीक है। इसमें क्या होता है गैसियस एक्सचेंज होता है ब्लड कैपिलरीज ऑफ सिस्टमैटिक सर्कुलेशन ऑन टिश्यू सेल्स के बीच में, यानी इंटरनल रेस्पिरेशन होता है। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में किसके बीच में होता है, एल्वुलाई और एल्वुलर कैपिलरीज, ठीक है, किसकी हेल्प से, मेम्ब्रेन की हेल्प से। इस तरह से इंटरनल रेस्पिरेशन में क्या हो रहा है, ब्लड कैपिलरीज ऑफ सिस्टमैटिक सर्कुलेशन और टिश्यू के बीच में, ठीक है। ये इंटरनल रेस्पिरेशन ये प्रोवाइड करता है ऑक्सीजन टू द सेल, इसको सेल को है ना, फोर किसके लिए करता है, सेलुलर रेस्पिरेशन, सेल के रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन को सेल तक भेजा जाता है, ठीक है। ये इंटरनल रेस्पिरेशन होता है। मतलब क्या होगा इसमें कि ब्रेकडाउन होता है ग्लूकोज का टू जनरेट होती है एनर्जी फॉर अदर मेटाबॉलिक प्रोसेस के लिए। तो ग्लाइकोलाइसिस की बात यहाँ पे बताई है, क्योंकि जब बायोमोलिक्यूल्स पढ़ते हैं तो उसमें ग्लाइकोलाइसिस के बारे में बहुत सारा पढ़ते हैं वहां पे, ठीक है। ये किस तरह से ब्रेकडाउन होता है ग्लूकोज का स्टोर कहाँ पे होता है, ठीक है, ये सब बातें, ठीक है। देखिए अब देखिए इंस्पायरेशन है ना, तो इंस्पायरेशन से पहले इंस्पायरेशन या इनहेलेशन होता है, देखो जस्ट बिफोर इनहेलेशन, अभी देखिए क्या कह रहा है जस्ट बिफोर है ना, कि इंस्पायरेशन से पहले देखो क्या देखना है भाई, देखो जस्ट बिफोर इनहेलेशन, ठीक है। क्या है इसमें देखो द एयर प्रेशर, क्या बता रहा है कि एयर प्रेशर इनसाइड द लंग्स इज 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी कि जो एयर प्रेशर होता है लंग्स के अंदर, यानी इनसाइड द लंग्स में जो एयर प्रेशर होता है वहां पे देखिए 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, 1 एटीएम से कितना पास्कल होता है ये है ना 10 13 25 इस तरह से ये, ठीक है। ये बोल सकते हैं कितना होता है 760 mm ऑफ Hg, ठीक है, विच इज इक्वल टू द प्रेशर, विच इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेरिक एयर। किसकी बात कर कि लंग्स का प्रेशर, देखिए लंग्स का प्रेशर है और उसके बाद फिर एटमॉस्फेयर में है ना, टू ब्रिंग्स एटमॉस्फेरिक एयर इनटू द लंग्स, ठीक है। द प्रेशर इनसाइड द लंग्स शुड बी लेस देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। यदि इनहेलेशन करते हैं तो इनहेलेशन में क्या बताया है यहाँ पे, देखो ये प्रेशर के बारे में आपको बता चुका हूं, ठीक है, कि मान लो ये लंग्स बना हुआ है, ठीक है ना, इस तरह से ये राइट और इस तरह से ये लंग्स बने हुए हैं आपके, ठीक है। इसके अंदर जब भी प्रेशर लो होता है और बाहर प्रेशर एटमॉस्फेयर में यदि हाई होता है तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये इनहेलेशन हो रहा है ना, ये क्या है इनहेलेशन हो रहा है। यदि प्रेशर इसमें हाई होता है
बारकीसाइड प्रेशर जो है लो होगा, तो इस कंडीशन में क्या होता है कि एक्सपायरेशन होता है। क्या होगा इस कंडीशन में? एक्सपायरेशन होता है। ठीक है, तो इसलिए प्रेशर के बारे में बताया गया है कि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, ठीक है, कितना होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, कितना होता है 760 mm ऑफ Hg। ठीक है, यानी 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है कितने है ना, पास्कल के बराबर होता है, ये है ना, इस तरह से। ठीक है, अब जो लंग्स का प्रेशर होता है इसको हम अभी आगे देखेंगे इसमें। ठीक है, तो देखिए है ना, देखिए इंस्पायरेशन या इनहेलेशन इज ब्रीथिंग इन ईयर। इंस्पायरेशन या इनहेलेशन क्या होता है, इज ब्रीथिंग ईयर में, है ना। इट इज एक्टिव प्रोसेस, ये क्या है, एक एक्टिव प्रोसेस है जो कि कैरी आउट होती बाय इंक्रीजिंग द साइज ऑफ द लंग्स कॉजिंग बाय कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द एक्सपायरेटरी मसल्स, ठीक, मसल्स के कॉन्ट्रैक्शंस। ठीक, द मूवमेंट ऑफ एयर इनटू, है ना, इनटू एंड आउट द लंग्स इज कैरी आउट द क्रिएटिंग ए प्रेशर ग्रेडियंट, जैसा भी बता चुके हैं ना, बिटवीन द लंग्स एंड एटमॉस्फेयर के बीच में क्या होता है, ग्रेडियंट होता है, हाई टू लो होता है ना, जैसा बताया था, ये क्या हाई से लो की कंडीशन में ये प्रेशर होता है। ठीक है, फॉर दिस लंग्स मस्ट बी एक्सपेंडेड टू इंक्रीज देयर वॉल्यूम, है ना, विच विल इन रिटर्न डिक्रीज द प्रेशर इन द लंग्स, यानी लंग्स के बीच में क्या प्रेशर ये कम हो रहा है, यानी किसको बोल रहे हैं, लंग्स का प्रेशर कौन सा होता है, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर, ये है ना। इंटर और इंट्रा में डिफरेंस होता है। ठीक है, देयर इज नेगेटिव प्रेशर इन द लंग्स, ठीक है, ये अभी एनसीईआरटी की लाइन है, ये उसमें बात कर चुकी है ना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर बिलो टू प्रेशर से ही। अब देखिए, ठीक है, अब देखिए यहाँ पे, अरे अब देखो यहाँ पर क्या है कि ऑन कॉन्ट्रैक्शन द एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, ठीक, कहाँ पे ये कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, जो इंटर, ये बात कर चुके हैं अभी, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स एलिवेट द रिब्स एंड sternum move upward and outward, thereby increasing the anterior posterior or lateral diameter of chest cavity. This cause an increase in the volume of thoracic chamber, ठीक है, इसका thoracic chamber in dorsoventral axis, ऐसा भी बताया है ना। ठीक है, तो देखिए, और अब देखो कि जो एब्डोमिनल ब्रीथिंग क्या होती है, एब्डोमिनल ब्रीथिंग में क्या होता है कि ये ब्रीथिंग करते समय क्या होता है कि जो इनहेलेशन करते हैं तो इस टाइम क्या हो, कॉन्ट्रैक्शन होता है डायफ्राम का। ठीक है, जो डायफ्राम का तब कॉन्ट्रैक्शन होता है तो डायफ्राम के कॉन्ट्रैक्शन के, ठीक है, के लिए क्या है, अबाउट ये बताया था कि 75% तक एयर जो होगी वो देन इंटर इन द लंग्स में चली जाती है। ठीक है, जब एब्डोमिनल ब्रीथिंग होती है तो उस टाइम क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ जो डायफ्राम का होता है, तो ये इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कितनी होती है, तो देख सकते हो 75% तक एयर जो होती है वो लंग्स में इंटर हो जाती है। ठीक है, यदि आपको अच्छा लग रहा है पढ़ाना, मेरा अच्छा लग रहा है, मैं कैसा पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, आपको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कुछ आपको डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। ठीक है, नहीं तो आप थंबनेल दे सकते हैं। देखिए, अबाउट 25% तक ऑफ एयर दैट इंटर द लंग्स ड्यूरिंग इस टाइम पे नॉर्मल क्विट ब्रीथिंग इन इज बिकॉज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, यानी नॉर्मल कंडीशन 25% तक मतलब कह सकते हैं कि एयर जो होती है लंग्स में जाती है। ठीक है, देखो, अब देखो नोट में क्या लिखा है, यहाँ पे देखो, नोट करके ये बताया है कि नॉर्मल ब्रीथिंग के टाइम पे क्या होता है कि जो इंट्रा प्लूरल प्रेशर होता है या प्रेशर जो होगा वो बिटवीन टू प्लूरल लेयर, ठीक है, इसमें जो प्लूरल कैविटी होती है वहां पर ही ऑलवेज क्या है, ऑलवेज सब एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होगा ये लिखा है
756 mm of Hg यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज 760 mm of Hg, ये याद रखना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे लंग्स का प्रेशर था, जैसा मैंने अभी आपको बताया था कि उस टाइम प्रेशर के टाइम पे बाहर की एटमॉस्फेयर में क्या था, ये हाई प्रेशर था, अंदर की साइड प्रेशर लो था। ठीक है, हाई के साइड में ऊपर कितना था, 760 mm ऑफ Hg था, अंदर कितना था 756। ठीक है, जब हाई था बाहर तो ये अंदर से क्या हुआ, ऑक्सीजन बाहर से अंदर की साइड इंटर हुई। ठीक है, तो ये याद रखना है कि जो एटमॉस ये जो बाहर का है ऑलवेज लिखा है ना, सब एटमॉस प्रेशर जो होगा ये प्रेशर बिटवीन द टू प्लूरल इन द प्लूरल कैविटीज ऑलवेज कितना होगा 756 Hg, है ना, ऐसा कुछ। ठीक है, और इस तरह देखा पैराइटल प्रेशर, है ना, क्या है, पैराइटल प्लूरल मेम्ब्रेन इज इन कांटेक्ट विद द थोरैसिक वॉल। अब देखिए पैराइटल और है ना विसरल प्लूरल तो होगी, वो नॉर्मली अडियर करती टाइटली टू द सब एटमॉस्फेरिक प्रेशर बिटवीन देम एंड ड्यू टू द सरफेस टेंशन क्रिएटेड बाय देयर मॉइस्ट एडजेसेंट सरफेस। ठीक है, ये किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे, ये लंग्स की, ये जो लंग्स होता है इसके बाहर की जो मेम्ब्रेन होती है, ये जो बाहर की मेम्ब्रेन होती है ये, ठीक है, अंदर वाली होती है, बाहर की क्या है प्लूरल मेम्ब्रेन होती है, अंदर जो मेम्ब्रेन होती है ये क्या है विसरल मेम्ब्रेन होती है ना, विसरल मेम्ब्रेन, है ना, ये विसरल मेम्ब्रेन। ठीक है, देखो दूसरा क्या है कि ड्यूरिंग नॉर्मल इनहेलेशन के टाइम पे फिर लिखा है कॉन्ट्रैक्शन और डायफ्राम, ठीक है, प्रोड्यूस ए प्रेशर डिफरेंस ऑफ 1 से लेकर के 3 mm/g का था एंड दिस लीड टू इनहेलेशन ऑफ अबाउट 50 ml ऑफ एयर। ठीक है, ड्यूरिंग स्ट्रेनस इनहेलेशन यानी हैवी एक्सरसाइज के दौरान क्या होता है, जब हैवी एक्सरसाइज करते हैं तो उस टाइम क्या होता है कि जो डायफ्राम होता है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है टू प्रोड्यूस प्रेशर डिफरेंस जो होता है वो कितना होता है 100 mm ऑफ Hg प्रेशर होता है। ठीक है, रिड्यूसर इनहेलेशन ऑफ 2 से 3 लीटर ऑफ एयर का करते हैं, यानी इनहेलेशन कितना करते हैं, देखिए 2 से लेकर के 3 लीटर ऑफ एयर का। ठीक है, तो नॉर्मल में कितना कर रहे हैं हम, जब कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है उस टाइम प्रेशर कितना हो रहा है 1 से लेकर के 3 mm ऑफ Hg। उसी दौरान जब, और फिर वो दूसरी कंडीशन ये है कि जब आप एक्सरसाइज करते हो तो एक्सरसाइज कंडीशन में कितना हो रहा है 100 mm ऑफ Hg। ठीक है, देखो अब, ठीक है, देखिए, ठीक है, ठीक, और देखिए ये वाला और है, देखिए इन सिमल्टेनियस कॉन्ट्रैक्शन डायफ्राम एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, है ना, वॉल्यूम ऑफ थोरैसिक कैविटी इंक्रीज एंड पैराइटल प्लूरल पुल आउट इज ऑल डायरेक्शन विच इज टर्न इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ प्लूरल कैविटी, है ना, मतलब बिस्लर प्लूरल यानी प्लूरा और लंग्स, है ना, पैराइटल प्रेशर इन दिस डिक्रीज इन द इंट्राप्लूरल प्रेशर टू अबव कितना कम हो रहा है ये 754 mm/g तक ये कम हो रहा है। तो फिर दिस इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ लंग्स, ठीक है, कितना बढ़ रहा है यहाँ पे देखिए एल्वुलर यानी इंट्रापल्मोनर प्रेशर डिक्रीज फ्रॉम, ये है ना कितना कम रहा है, ये 760 से 758 कम हो रहा है यहाँ पे, है ना। इस टाइम देखिए प्रेशर जब कम हुआ तो प्रेशर डिफरेंस देखिए स्टेबलाइज कितना हो रहा है एल्वुलाई और एटमॉस्फेयर के बीच में, ये है ना, ठीक है। एटमॉस्फेयर एयर प्रेशर आउटसाइड इन एयर एट हायर प्रेशर 760 mm of Hg मूव इनटू द लंग्स, द इंट्रापल्मोनरी प्रेशर कितना हो रहा है, ये 758 mm of Hg होता है। बाहर का प्रेशर ज्यादा होता है, जब अंदर की साइड जाता है तो वो प्रेशर अंदर जाकर के कम हो रहा है, ये चीज यहाँ पे मेंशन करके बताई हुई है, ठीक। एटमॉस्फेयर प्रेशर जो होता है बाहर कम होता है, जब जाता है अंदर तो वो कम होकर के जाता है थोड़ा, क्योंकि पूरा प्रेशर अंदर नहीं जाता है, लगभग जो है बताया कितना यहाँ पे थोड़ा कम होकर के, जैसे ये लिखा है यहाँ पे 760 mm मूव होकर लंग्स में जब जाता है तो प्रेशर कितना होगा 758 mm of Hg ये रह जाता है इस तरह से, ठीक है।
है ना। तो देखिए, है ना, तो अब देखिए कि फोर्स इंस्पिरेशन के बारे में थोड़ा हम बता देते हैं यहाँ पे आपको। देखिए फोर्सफुल इंस्पायरेशन क्या होगा, ठीक है। तो देखिए फोर्सफुल इंस्पायरेशन में क्या होता है कि ड्यूरिंग फोर्सफुल इंस्पायरेशन, ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्सेसरी मसल्स ऑफ इंस्पायरेशन मैग्निफाइड टू होल प्रोसेस ऑफ इनहेलेशन, ठीक है। दीज मसल्स इंक्लूड स्टर्नोक्लेड, है ना, और मसल्स होती है एक ये, है ना, स्टर्नो क्लीडोमस्कोइड मसल्स होती है विच इलिवेट द स्टर्नम, है ना, स्केलिन मसल्स विच इलिवेट द फर्स्ट टू रिब्स, क्या है, फर्स्ट टू रिब्स एंड पेक्टोरलिस माइनर मसल्स, ठीक है, दैट हेल्प द एलिवेशन ऑफ द थर्ड टू फिफ्थ रिब्स का। अब देखो यहाँ पर ये क्या है, ये बताया गया है, देखो ये जो बाहर की मेम्ब्रेन थी, बाहर ये क्या है, ये कह सकते हैं, देखो यहाँ पे, ठीक है, देखो बाहर क्या है, ब्लड वेसल्स होती है, यानी कह सकते हैं कैपिलरी होते हैं ये, है ना, ये क्या है, कैपिलरी होती है। इसमें ये क्या है, आरबीसी दिख रही होगी ये, ठीक है, ये क्या है, इसमें आरबीसी, ये क्या है, आरबीसी काम क्या था, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना होता है। ये देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट हो रही है, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट बाई आरबीसी अराउंड द बॉडी, ठीक है, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करना होता है, आरबीसी का काम, है ना। देखिए ब्लड हाई इन O2 एंड लो इन CO2 में, ये हम अभी आगे देखेंगे, ठीक है। ब्लड में ऑक्सीजन का लेवल हाई होता है और CO2 का लेवल यहाँ पे कम होता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे ये क्या है, ये इस तरह से एल्वेलाई होती है, ऑक्सीजन डिफ्यूज हो रहा है, डिफ्यूजन इन ब्लड में हो रहा है, यहाँ पे एयर मूव इनटू द आउट, यहाँ पे इस तरह से एयर आती है, ठीक है, अंदर आ रही है और यहाँ से ये बाहर जाती है, इस तरह CO2 डिफ्यूज होता है, ब्लड टू बी एक्सलेट। इस तरह से यहाँ पे जब ऑक्सीजन का लेवल ब्लड के अंदर, जब ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है, CO2 का लेवल ज्यादा हो जाता है, तो इस तरह से देखो यहाँ पे ये बाहर की साइड ये ले जा रहा है, ठीक है। आरबीसी ये है ना, ये कैपिलरीज की बॉल होती है इस तरह से, ठीक है। ये गैस ये डिसॉल्व हो रही है मोस्ट म्यूकस लाइनिंग, ये चीज, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कुछ हम पीवाईक्यूज की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए कुछ पीवाईक्यूज आई हुई है इससे रिलेटेड, क्या क्या है, देखिए पहला क्या है इसमें कि पल्मोनरी वेंटिलाइजेशन, है ना, यानी ये लिखा है कि पल्मोनरी वेंटिलेशन मूवमेंट जो होती है वो, ठीक है, पल्मोनरी वेंटिलेशन मूवमेंट। अब ये बताना है कि पल्मोनरी वेंटिलेशन मूवमेंट जो होती है वो किस तरह से होती है, किसके दौरान होती है ना, आर ड्यू टू, किसके दौरान ये होती है पल्मोनरी वेंटिलेशन मूवमेंट, ठीक है। पहले तो आप इसको कमेंट में बताइए कि किस तरह से मूवमेंट होती है, ठीक है। देखिए ये मैंने पढ़ा भी है, इसकी कोस्टल मसल से होता है ये, या फिर मान ली डायफ्राम की वजह से होता है, या फिर बॉल ऑफ लंग्स से होता है, या फिर कोस्टल मसल्स और डायफ्राम, ठीक है। देखो अब देखिए यहाँ पर क्या दिया है, फर्स्ट और सेकंड दोनों ही हैं, लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोग यहाँ पे क्या करते हैं, उन्होंने क्या है नीचे ऑप्शन पढ़ा नहीं है, ठीक है, ये क्या करते हैं ऊपर का ऑप्शन पढ़ा उन्होंने, अच्छा कोस्टल मसल्स, हाँ ठीक है, ये वाला सही कर दीजिए, नीचे तक वो पढ़ते ही नहीं है जल्दबाजी में, ऑप्शन को हमेशा नीचे तक पढ़ना है। देखिए दूसरे नंबर पे क्या दिया, डायफ्राम, हाँ डायफ्राम भी सही है, बॉल ऑफ लंग्स ये तो नहीं है, तो क्या है फर्स्ट और सेकंड है, लेकिन फोर्थ ऑप्शन पे देखोगे आप ये, तो क्या दिया वहां पे, कोस्टल मसल्स और डायफ्राम दोनों दिया, मतलब क्या है, दिस ऑप्शन ही करेक्ट है ना, ये क्या है, ये करेक्ट होता है फिर, ठीक है। जैसा बताया था ये डायफ्राम होता है, ठीक है, और जो कोस्टल मसल्स होती हैं लिप्स के बीच में, जो इंटरकोस्टल मसल्स होती हैं इनके बीच में इस तरह से ये, ठीक है, वो ये क्या है पल्मोनरी वेंटिलेशन मूवमेंट में ही हेल्प करती है, ठीक है। अब देखिए दूसरा वाला क्वेश्चन क्या है, ठीक है। अब देखिए दूसरा वाला क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन आया हुआ है, अब देखिए ये कब आया है, ये जब 2014 से जो है नीट का हो गया है, ये पहले क्या AIPMT होता था एग्जाम, AIPMT में 2011 में ये क्वेश्चन आया हुआ है, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया भी था, इसके बारे में मैंने पहले भी बात की है, थर्ड लेक्चर में भी, फोर्थ में भी और फिफ्थ में भी, ये मैंने स्टार्टिंग से बताया, देखिए वहां से क्वेश्चन बना हुआ है ये, है ना,
तो देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं, आपको डायरेक्ट एनसीईआरटी से भी डायरेक्ट बन जाते हैं, और जो मैं पढ़ा रहा हूं वहां से भी डायरेक्टली क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। देखो इसमें क्या पूछा है कि द फिगर गिवन बिलो शो ए स्मॉल पार्ट, यानी स्मॉल पार्ट ऑफ ह्यूमन लंग्स वेयर एक्सचेंज ऑफ गैसेस, क्या वेयर एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस, ठीक है, इन विच वन ऑफ द ऑप्शन गिवन बिलो द वन पार्ट, ये पार्ट दिए हुए हैं ए बी सी डी, ये करेक्टली आइडेंटिफाई बताना है देख करके कौन सा इसमें सही है। देखो ऑप्शन पढ़ने के लिए क्या है, इसमें ये ऑप्शन दिए हुए हैं, है ना। पहला क्या दिया है, तो सबसे पहले तो देखो ट्रिक ये है पीवाईक्यू सॉल्व करने के लिए, पहले तो आप ठीक है यहाँ पे देख लो, पहले इसमें ये देख लो डायग्राम बेस, सबसे अच्छी चीज ये होती है यदि डायग्राम वाला क्वेश्चन आता है तो उसको डायरेक्ट सॉल्व करने की ट्रिक ये है कि आप उसमें ये देख लो, मुझे इसमें से कोई एक भी अगर ऑप्शन आपको आ रहा है तो आप उससे भी आंसर करेक्ट कर सकते हैं। कैसे, देखो कुछ नहीं है तो आपको ये तो पता है ही, ये ब्लड कैपिलरीज के अंदर ये क्या थे यहाँ पे, ये सभी को पता था, कुछ तो पता होगा। मान लो ये क्या था यहाँ पे, बी वाला क्या था, ये आरबीसी दिख रहा है यहाँ पे ये क्या है आरबीसी, मतलब क्या है बी वाले ऑप्शन पे आरबीसी देखना है, मतलब रेड ब्लड सेल्स। हाँ बी वाले ऑप्शन पे रेड ब्लड सेल्स तो यहाँ पे दिया है, किसी ऑप्शन में बी वाले पे ये रेड ब्लड सेल्स और फिर और ऑप्शन है ही नहीं, तो मुझे देखो मैंने कुछ पढ़ा भी नहीं है, डायरेक्टली एक ही ऑप्शन से ये वाला आंसर निकाल लिया, निकल गया ना, ठीक है। उसको बाद में आप पढ़ सकते हो कुछ भी या फिर नहीं, मतलब इस तरह से ये दिए हुए हैं। लेकिन अब देखो इसमें क्या करना है, ठीक है, देखिए इसमें करना क्या है, देखो ये देखा है ना, इस तरह से मतलब सॉल्व कर सकते हैं हम, ठीक है। तो अब देखो देखिए इससे पूछ क्या रहा है, ये देखो ये तो देख लिया। अब देखिए फिगर गिवन बिलो क्या पूछ रहा है, स्मॉल छोटा सा पार्ट पूछ रहा है, लंग्स में बताया है कि एक्सचेंज के लिए, गैसेस के एक्सचेंज के लिए, ठीक है, टेक प्लेस दिए हुए हैं, आप कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको एक करेक्ट ऑप्शन करके यहाँ पे बताना है कौन सा है। क्या देखो आरबीसी जो है वो ट्रांसपोर्ट करती है मेनली हीमोग्लोबिन को, अब बताइए कि जो आरबीसी होती हैं वो ट्रांसपोर्ट किसको कर रहे हैं, मेनली हीमोग्लोबिन को ट्रांसपोर्ट करती है क्या, नहीं। आरबीसी के अंदर ये आरबीसी सेल होती है, आरबीसी सेल के अंदर हीमोग्लोबिन तो प्रेजेंट ही होता है, ये किसको ट्रांसपोर्ट करती है, ऑक्सीजन को, ठीक है। अब देखिए आर्टिकल कैपिलरीज पासिस ऑक्सीजन टू टिश्यू, हाँ ठीक है ये कुछ हद तक ठीक है, ये भी ठीक। अब देखिए फिर तीसरा ऑप्शन सेकंड है कि कैपिलरी वॉल, एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस हियर, ये एल्वुलर कैविटी मेन साइट ऑफ एक्सचेंज या रेस्पिरेटरी गैसेस की, ठीक है। देखो चलो इसका हम आंसर देखते हैं क्या करेक्ट है, ठीक है। अरे हाँ ठीक है, चलो अभी देखते हैं कहाँ पे है इसका, ठीक है। पहले तो आपको इसको कमेंट बॉक्स में देना है आंसर, ठीक है। कुछ कुछ के आंसर जो है मैंने दिए नहीं यहाँ पे, उसको आपको कमेंट बॉक्स में देना है क्योंकि आपने पढ़ा है इसलिए, ठीक है। कुछ के मैं यहाँ पे सॉल्व कराऊंगा, कुछ को आपको खुद के आंसर देना है, ठीक है ना। तो आप इसे समझ सकते हो क्या बताया था, क्या पास आउट होता है यहाँ पे, पासिस ऑफ, सॉरी ठीक है। तो ये क्या बताया था मैंने इसमें, ठीक है, क्या था, आर्टरीज कैपिलरीज होती हैं, हाँ ये कैपिलरी होती है, ठीक है। इनका काम क्या हो रहा है, ये देखिए यहाँ पे इस तरह टिश्यू तक ले जा रही है, हाँ ये तो जा रही है भाई, टिश्यू तक जाएगा यहाँ से, ये था, ये तो गलत था ये वाला ऑप्शन, ठीक है। ये वाला देखिए ये गलत है, ये वाला करेक्ट हो जाएगा आपका, ठीक है। और आप ऑप्शन में बता सकते हैं, ठीक है। अब देखिए सेकंड वाला क्वेश्चन क्या पूछा गया है यहाँ पे, ये वाला आया है कब, ये 2000 नीट में पूछा गया था 2013 में, ठीक है। अब देखिए ये वाला डायग्राम मैंने जस्ट अब ऐसे अभी ही बताया है आपको, तो आप इससे क्या ये समझ सकते हो। देखो क्या पूछा, द फिगर शो डायग्राम व्यू इन द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, लेबलिंग करने के लिए सिलेक्ट द ऑप्शन दिस गिवन करेक्ट आइडेंटिफिकेशन एंड मेन फंक्शन एंड दो, है ना, या करेक्टराइज, ठीक है, ये बताना है। अब देखिए इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। अब देखो यहाँ पे ये ब्रोंकस ये बताया था, कैट ऑफ द रिब्स लंग्स हार्ट, है ना। देखो ये वाला ऑप्शन क्या था यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे क्या प्रेजेंट था ये, फिर मान लो ये वाला क्या था, ये क्या प्रेजेंट था, और ये वाला क्या था,
ये तो सीधा पता, ए नंबर क्या हो रहा है यहाँ पे, देखो ट्रेकिया है। ये क्या था, ये आपको अगर देखा होगा आपने तो इससे पता कर सकते हैं ट्रेकिया। हाँ ये नंबर तो वही ट्रेकिया ये है ना। ट्रेकिया काम क्या हो रहा है देखो, ये एक लॉन्ग ट्यूब होती है, हाँ ये सपोर्टेड होती है कंप्लीट कार्टिलेजिनस रिंग फॉर कंडक्टिंग इंस्पायरिंग एयर। ठीक है, अब देखो इसमें क्या है, ठीक है, तो देखो ये ऑप्शन आपको पता होनी चाहिए यहाँ पे। ठीक है, ये एल्बलाई, सी नंबर पे एल्बलाई होगा। हाँ ठीक है, ये एल्बलाई है। एल्बलाई क्या है, थिन बॉल होती है, एक वैस्कुलर बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस का। यहाँ पे क्या है, गैसेस का एक्सचेंज होता है। ठीक है, तो देखो इसका क्या आंसर है और इसके थोड़ा हम डिटेल में इसको बताते हैं। ठीक, देखो ठीक है, देखो इसका आंसर क्या था। ठीक है, अब देखो इसका आंसर क्या है, तो इसका आंसर ये वाला था। मिस्टेक हो गई है थोड़ा इसमें। ठीक है, ब्रेन सेल आर हाईली स्पेसिफाइड, कैन नॉट जनरेट विदाउट स्टोरेज ऑफ O2 इज डेथ ऑफ ब्रेन। हाँ ये वाला तो देखो इसका लिख दिया मैंने, ये विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन ह्यूमन बॉडी इज मोस्ट अफेक्टेड ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ ऑक्सीजन, की कमी की वजह से कौन सा ऑर्गन जो होता है ह्यूमन बॉडी का वो अफेक्ट हो जाता है। इंटेस्टाइन नहीं, स्किन नहीं, किडनी, ब्रेन। क्यों, ब्रेन के लिए क्या होता है, ये हाईली स्पेशलाइज सेल होती है जो कि जनरेट करती है विदाउट ऑक्सीजन देयर इज द स्टोरेज, यानी शॉर्टेज ऑफ O2 इज टू डेथ ऑफ द ब्रेन सेल, की डेथ भी हो सकती है। ठीक है, थोड़ा मिस हो गया था उसमें। ठीक है, तो देखिए ये है ना, अभी एक ये वाला पूछा गया था है ना, 1997 में ये पूछा गया था कि इन एल्वलाई ऑफ द लंग्स द ईयर द साइट ऑफ गैस एक्सचेंज इन सेपरेटेड फ्रॉम द ब्लड बाई। ठीक है, ब्लड के यानी सेपरेट किससे होता है ये। ठीक है, इसमें दो ही लेयर थी जैसा बताया था कि सेपरेट किससे होता है। ठीक है, तो देखिए सेपरेट के लिए ये वाला था है ना, तो इसका ऑप्शन क्या था, पहले ये देख लेते हैं इसमें। ठीक है, कैसा पता है, एल्वलाई ऑफ द लंग्स दे आर ईयर एट द साइट ऑफ गैस एक्सचेंज इन सेपरेटेड फ्रॉम द, देखिए एल्वेयर इपिथेलियम बताया था कि ऊपर जो होती है बताया था इपिथेलियम होती है ऐसा है ना। ठीक है, और नहीं सॉरी इपिथेलियम था, उसके बाद इंडोथेलियम का बताया था कि इंडोथेलियम था है ना। कैपिलरीज की कौन सी होती है, इंडोथेलियम। हाँ सही है, एक थिन लेयर होती है ट्यूनिका मीडिया एंड ट्यूनिका एडवेंसिया। ट्यूनिका एडवेंसिया यानी कि लास्ट का जो पार्ट था उसका वो। ठीक है, इनका जो लास्ट वाला पार्ट था ट्यूनिका एडवेंसिया। ठीक है ये, ठीक है, तो ये क्या है, अब देखो इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। देखिए क्या है कि the ball of the capillaries consists only tunica internal, which is made of the simple squamous endothelium. The ball of, sorry B वाला था इसका, the ball of the alveoli is also very thin, consists of squamous epithelium। गलत हो गया थोड़ा, देखो ये है ना, क्या था इसमें थोड़ा गलत बता दिया। हाँ देखो एल्वुलर क्या है, ये एल्वुलर इपिथेलियम एंड कैपिलरी इंडोथेलियम। ठीक है, अब देखो ट्यूनिका वाला दिया है, ये थिन लेयर ऑफ ट्यूनिका मीडिया, ये नहीं था ये। ठीक है, ये वाला तो जो है, ये दोनों ऑप्शंस तो यहाँ तक करेक्ट थे, लेकिन ये वाला जो दिया वो नहीं था, इसलिए क्या बी वाला ऑप्शन करेक्ट था इसका। ठीक है, ये है ना। ठीक है, इस तरह से ये भी दिया हुआ है नीट 224 में ये पूछा गया था कि इन ह्यूमन में द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन की इन्वॉल्व होती है, किस स्टेप में होती है। ये देखिए करंट का क्वेश्चन है। ठीक है, पिछले साल का ही है ये, देखिए। ठीक है, देखिए डिफ्यूजन ऑफ गैसेस किस तरह, डिफ्यूजन ऑफ गैसेस अक्रॉस एल्वुलर मेम्ब्रेन के बीच में होता है। ठीक है, या फिर डिफ्यूजन ऑफ गैसेस का बिटवीन ब्लड और टिश्यू के बीच में होता है गैस का, या बता सकते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस का बाई, है ना, या किस तरह से ये उसका वो एक्सचेंजर बताना है किस तरह से ये होता है। ठीक है, तो ब्रीथिंग या पल्मोनरी वेंटिलेशन किस तरह, तो विच चूज द करेक्ट सीक्वेंस बताना है ऑप्शन का क्या है। ठीक है, पहले आप कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है, अब देखो इसका क्या है। ठीक है, देखो इसमें क्या था, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या था, इसका करेक्ट ऑप्शन लास्ट वाला था। ठीक है,
कौन सा था, देखो ई वाला, ठीक है, उसके बाद फिर ए, फिर सी, फिर डी। ये ऑप्शन जो था, जो डी वाला ऑप्शन था, वो वाला इसका करेक्ट था, ठीक है। इसमें क्या था, आप इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। ये है ना। अब देखिए ये क्या है, ये वाला पूछा गया है क्वेश्चन इसमें कि सेलेक्ट द सीक्वेंस ऑफ स्टेप इन रेस्पिरेशन। ये कब पूछा गया, देखो ये 2023 में पूछा गया है। सेम एक ही क्वेश्चन था उसी तरह का, देखिए डिफ्यूजन ऑफ गैसेस का, ठीक है, इस तरह से सीक्वेंस पूछा गया है, ठीक है। देखो इस तरह से क्या डायरेक्ट भी रिपीट हो जाते हैं, ठीक है। ये भी देखिए, है ना, ये भी देखिए, ये वाला, ठीक है। किससे एक्सचेंज ये होता है, ट्रांसपोर्ट का पूछा गया है ना। तो देखो इसमें क्या था, देखो ऑप्शन इसमें कौन सा वाला करेक्ट है, इसमें जो ऑप्शन है वो ए वाला करेक्ट है ना। कौन सा ऑप्शन है, ये ए वाला कौन सा है इसमें, देखो है करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, डी ए सी बी। डी वाला देखो पल्मोनरी वेंटिलेशन होता है, दिस स्टेप इन्वॉल्व होती है ब्रीथिंग एयर एटमॉस्फेयर एयर की, डिफ्यूजन ऑफ गैसेस का अक्रॉस एल्वेओलर मेम्ब्रेन, है ना। उसका ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस का कैसे होता है, तो ये लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हो। यूटिलाइजेशन ऑफ O2 का बाय सेल यानी कैटाबोलिक रिएक्शन किस तरह से होता है, ये आप पढ़ सकते हो उसको, और आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। अब देखिए ये वाला, ठीक है, तो देखिए ये, ठीक है, तो ये वाला देखिए क्वेश्चन यहां से भी आया हुआ है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, ये पढ़ना, इज नॉट फंक्शन ऑफ कंडक्टिंग पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम का। ये कब पूछा गया है, नीट 2022 में पूछा गया है, तो इसको आप बताइए, ठीक है, ये वाला। अब देखिए नीट 2020 में ये पूछा गया है कि सिलेक्ट द करेक्ट इवेंट दैट अकर ड्यूरिंग इंस्पायरेशन, है ना। इंस्पायरेशन के दौरान क्या कॉन्ट्रैक्शन होता है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम का होता है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्शन में एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स का होता है, या इंट्राकोस्टल मसल्स प्रोसेस इन्वॉल्व होती है, कौन कौन सा इसमें होता है। तो आपको ये कमेंट बॉक्स में भी इसको बताना है, वो सॉल्व भी करना है, ठीक है, ठीक है। अब देखिए ये जो ऑप्शन था इसमें क्या बताया है, इसमें पढ़ सकते हो, ऑप्शन सी वाला इसमें करेक्ट था, ठीक है। क्यों करेक्ट था ये वाला पार्ट, इसको आप देख सकते हैं, ठीक है। ये देखिए एक इंस्पायरेशन इनिशिएशन का था, तो इसमें ये वाला ऑप्शन था, ठीक है, इसको आप देख सकते हैं, ठीक है। सो थैंक यू, आज के लिए इतना ही काफी है। इस तरह से मैं क्वेश्चंस भी लेके आता हूँ, ठीक है। उसके बाद में एक पीवाईक्यू चलाऊंगा, उसमें तो मैं ये आपको बहुत ही डिटेल बेस समझाऊंगा, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब हमारे नेक्स्ट लेक्चर की आप जो कल नेक्स्ट लेक्चर होगा उसको आप अच्छे से देखना, क्योंकि वो भी लेक्चर जो है कल का बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है, ठीक है। तो ऐसे वीडियो देखने के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। यदि आपको अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। थैंक यू।